हेलो स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन हम देख रहे थे लॉज ऑफ मोशन में। तो फ्रिक्शन में हम आगे बढ़ते हैं और हम दो टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ने हैं हमको, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एक होता है एंगल ऑफ रिपोस्ट। तो पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ते हैं। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो एंगल होता है, देखो आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। देखो डायग्राम से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, उसको मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आर। ठीक है, उसके अलावा फ्रिक्शन लगेगा एफ, और इस रिजल्टेंट आपने जो रिएक्शन लिया है नॉर्मल रिएक्शन आर, जो अपवर्ड लगेगा क्योंकि वेट नीचे लगेगा, तो रिजल्टेंट रिएक्शन कहाँ लगेगा, उसके ऊपर की तरफ आर। और फ्रिक्शन, अगर मान लो ऑब्जेक्ट आप एफ फोर्स लगा रहे हो आगे की तरफ राइट हैंड साइड में, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ स्मॉल एफ। तो जी स्मॉल एफ फ्रिक्शनल फोर्स और आपका नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो रिजल्टेंट बनेगा, इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट बनेगा उसका, और फ्रिक्शनल और आपका रिएक्शन फोर्स के बीच का जो एंगल होता है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये मैंने थीटा से रिप्रेजेंट कर रखा। देखो आर और स्मॉल एफ का फ्रिक्शन कहीं ना कहीं आर और एफ के बीच में आ रहा होगा, तो वो रिजल्टेंट जो निकाला है वो रिएक्शन के साथ कितना एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए यहाँ से आप सीधे टेन थीटा निकाल लेंगे, तो टेन थीटा आपको कितना मिल जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस से एफ डिवाइडेड बाय आर। आर फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, कल ही देखा था हमने। तो यहाँ से आपको टेन थीटा किसके बराबर मिल जाएगा, म्यू के बराबर में। टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोस्ट की। तो एंगल ऑफ रिपोस्ट क्या होता है, पहले हम ये देखें। मान लो किसी एक ऑब्जेक्ट को आपने एक इंक्लाइंड प्लेन, जहाँ पर इंक्लिनेशन एंगल क्या था उसका अल्फा, उस पर रख दिया। अगर आपने उसको इंक्लिनेशन प्लेन अल्फा पे रख दिया तो वो नीचे रोल करना चाहिए, नीचे स्लाइड करना चाहिए, रोल नहीं बोलेंगे, नीचे स्लाइड करना चाहिए, नीचे फिसलना चाहिए उसको। लेकिन एंगल ऑफ रिपोस्ट वो एंगल होता है, अल्फा जो है ना, वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जहाँ पर अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, जिस इंक्लिनेशन प्लेन पर अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है, तो वो अल्फा जिसके लिए उसको हम रख भी दें तो वो नीचे स्लाइड ना हो, वो अल्फा कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। उस एंगल को हम बोलते हैं पहले तो एंगल ऑफ रिपोस्ट, और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, बॉडी के ऊपर जितने फोर्स लगने वाले हैं सारे लगा दो। सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि वेट कहाँ लगेगा, नीचे एम जी। अब अगर देखो इंक्लिनेशन का एंगल अल्फा है तो वेट का एम जी कॉस अल्फा जहाँ पे मैंने बनाया है उसके साथ भी एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ आना चाहेगा, स्लाइड करके नीचे की तरफ, तो उससे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ, ऊपर वाली तरफ, स्मॉल एफ से मैंने रिप्रेजेंट किया। अब देखो जो वेट एम जी लग रहा था उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो एम जी कॉस अल्फा और एम जी साइन अल्फा, वो हमने शो कर दिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की। तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो सरफेस अगर आपकी इंक्लाइंड है तो उस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वहाँ पे लगेगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। वो मैंने यहाँ वहाँ पे मार्क किया, क्या, आर से। देखिए अब आपको सॉल्व करना है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, एक हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम और एक वर्टिकल इक्विलिब्रियम। जब हम बात करें हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की, हॉरिजॉन्टल मतलब कि आपका देखो उस बॉक्स के ऊपर चले गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा आपका, वो बॉक्स। तो बॉक्स के लिए आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होगी, एम जी कॉस अल्फा और एफ वाली, और वर्टिकल क्या होगी, आर और एम जी कॉस अल्फा वाली। तो जब हम हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम सॉल्व करें तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, एम जी साइन अल्फा के, ताकि आपका जो भी वो बॉक्स है वो मूव वहाँ से ना करे। मीन्स स्मॉल एफ शुड बी इक्वल्स टू एम जी साइन अल्फा। और जो नॉर्मल रिएक्शन है आर, वो कौन बैलेंस करना चाहिए, एम जी कॉस अल्फा, ताकि वो ब्लॉक ऊपर या नीचे भी ना हो। तो आर एम जी कॉस अल्फा होना चाहिए और एफ कितना होना चाहिए, एम जी साइन अल्फा। इन दोनों को जब इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा म्यू इक्वल्स टू टेन अल्फा। यहाँ से आपको क्या मिला कि एंगल ऑफ रिपोस्ट भी किसके, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोस्ट भी किसके इक्वल आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। और जब आपने टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाला तो वो भी किसके इक्वल आ रहा था, मीन्स टेन थीटा जब निकाला था वो भी म्यू आ रहा था, और टेन अल्फा जब निकाला तो वो भी क्या आ रहा है, म्यू। इसका मतलब थीटा शुड बी इक्वल्स टू अल्फा, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमेशा किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिपोस्ट के। ये नोट्स में मैंने कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन लिख रखे हैं, और फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस करना है वो भी लिखे हैं। तो ये आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, और कुछ डाउट आए तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, उसके डायनेमिक्स हमको देखना है कि सर्कुलर मोशन का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सर्कुलर मोशन का पहले से थोड़ा सा एक ब्रीफ वापस दे देता हूँ कि सर्कुलर मोशन मतलब वो मोशन जहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड कोई ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर पाथ में मूव करे। सर्कुलर पाथ में जब मूव करेगा तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा, एफ इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, जहाँ पर वी क्या होगी उसकी वेलोसिटी और आर विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, एम उस ऑब्जेक्ट का मास। अगर हम सर्कुलर पाथ की बात करें तो सपोज करिए आपने प्लेन सर्कुलर रोड लिया, मतलब क्या करा, दो टाइप के रोड होते हैं। रोड क्या, एक तो आपने सीधे घुमा दिया, एक क्या होता है घुमाते समय उसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया रोड को। कभी देखा होगा जब फोर व्हीलर में आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि कार कभी कभी झुकी हुई लगती है जब रोड पे टर्न लेते हो। क्यों झुकी हुई लगती है, क्योंकि उस रोड को बैंक कर दिया जाता है। वो हम अगले केस में पढ़ेंगे। अभी क्या है कि आपका रोड जो है ना वो बिल्कुल प्लेन है। यहाँ पे देखिए अगर प्लेन रोड है तो वेट कहाँ लगेगा, उसका वेट एम जी तो नीचे की तरफ लगेगा, और रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, आर बिल्कुल सरफेस पे परपेंडिकुलर लगा दिया।
दूसरी चीज़ क्या होगी, जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कहाँ से, वो उसको कौन बैलेंस करना चाहिए, ताकि देखो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता रहा तो कार कहाँ चली जाएगी, सेंटर की तरफ चली जाएगी, है ना, कार तो सेंटर की तरफ चली जाएगी। पर ऐसा नहीं होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स लगेगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो काम करेगा mv²/r के साथ। जो आपका mv²/r आपने लिखा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर। यहाँ से आपको दो इक्वेशन मिली, एक तो रिएक्शन इक्वल्स टू mg और एक मिला F इज इक्वल्स टू mv²/r। 2 मिनट बाद मैं वीडियो बना लूँ उसके बाद, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा F/r विल बी इक्वल्स टू mv²/r और एक mg नीचे रिएक्शन का था। फिर से भाई कि फ्रिक्शनल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो F विल बी इक्वल्स टू म्यू इंटू आर। वहाँ से आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी √μ/r(g). ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जिसके ऊपर आपका जो सर्कुलर पाथ में कार चल रही है वो बिना इधर उधर जाए कार सीधे टर्न ले लेगी। नेक्स्ट हम आते हैं कि अगर हमने रोड को बैंक कर दिया ना, रोड को थोड़ा सा झुका दिया, तो देखिए रोड को मान लीजिए थीटा एंगल पे झुका देता, आपकी कार भी थोड़ी सी झुकी हुई दिखेगी, तो वो कार मैंने थोड़ी सी झुकी हुई बताई। अब आपका वेट कहाँ लगेगा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो तो हमेशा नीचे की तरफ ही लगना है। रिएक्शन इस बार कहाँ लगेगी, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर। अगर सरफेस इंक्लाइंड है और सरफेस का प्लेन के साथ कितना एंगल है, थीटा एंगल पे अगर सरफेस इंक्लाइंड है तो रिएक्शन भी कितने एंगल पे इंक्लाइंड हो जाएगी, अपने वर्टिकल से कितने पे, थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड हो जाएगी। तो इसलिए रिएक्शन मैंने यहाँ पे शो कर दिया थीटा। अब फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ से मिलेगा, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है जो हमने पिछले केस में देखा। तो देखो अब फिर से वही करना है, सब सारे एंगल्स सारे जो फोर्सेस हैं उनको दो डायरेक्शन में तोड़ दो। एक तो वो कहाँ पे जाके, उस कार के अंदर रह के वर्टिकल डायरेक्शन में, और कार के अंदर ही रह के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए कौन कौन से फोर्स आ गए आपके पास, F cos थीटा एक हो गया, और एक क्या मिल गया, R रिएक्शन का साइन कंपोनेंट। रिएक्शन का जो कॉस कंपोनेंट है वो कहाँ चला गया, ऊपर तरफ, और साइन कंपोनेंट फ्रिक्शन का कहाँ चला गया, F sin थीटा नीचे। जब बैलेंसिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो वर्टिकल इक्विलिब्रियम जब लगाए तो mg नीचे और F sin थीटा नीचे, मीन्स mg प्लस F sin थीटा विल इक्वल्स टू R cos थीटा। और जब वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या मिलेगा, mv²/r, वो कहाँ से मिलेगा, R sin थीटा प्लस F cos थीटा से। फिर से ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा वेलोसिटी इक्वल्स टू √r(g tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट या एक जो भी कार चल रहा होगा, जो भी व्हीकल चल रहा होगा, जिससे वो उस पाथ पर टर्न ले सकता है। इससे ज़्यादा पे टर्न लेगा तो वो किसी भी दोनों तरफ पे चला जाएगा। इसीलिए जब हम बोलते हैं कि टर्न लेते समय स्पीड को थोड़ी सी स्लो करते हैं। अगर उसी तेज़ स्पीड में अगर आप चलते रहोगे ना तो कहीं ना कहीं या तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में डिवाइडर जो होते हैं वहाँ पर आप घुस जाएंगे। और कार के एक्सीडेंट होते हैं इसी वजह से, टर्न पे क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी इसको मेंटेन करनी थी उससे बाहर चला गया, स्पीड इससे भी बढ़ा दी, तो अब कार का एक्सीडेंट तो होना ही था। ठीक है, ये इसके साथ हमारा लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर खत्म होता है। इसमें अगर हाँ, इसमें एक चीज़ हो रहा है कि अगर आपको बोल दिया जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 मीन्स फ्रिक्शन लेस स्मूथ सरफेस है, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो आपको आंसर मिल जाएगा वेलोसिटी √r(g tan थीटा। ठीक है, हाँ, अब हमारा लॉज ऑफ मोशन चैप्टर खत्म होता है। कल हम वर्क एनर्जी पावर शुरू करेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।